सहारा प्रणाम। हमारे विशेष कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं मेरठ की कैंट विधानसभा क्षेत्र के गंगानगर में। मैं आपको बता दूं, कैंट विधानसभा में 3,40,000 वोटर हैं और ये पूरा शहरी विधानसभा क्षेत्र है और इसमें ये बीजेपी का क्षेत्र माना जाता है। पिछली 5 बार से यहाँ बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। सिर्फ एक बार यहाँ कांग्रेस के विधायक हुई थी, शशि पुंडीर जी। उसके बाद यहाँ बीजेपी के सत्यप्रकाश अग्रवाल रहे हैं, अमित अग्रवाल रहे हैं और इस बार फिर अमित अग्रवाल पर ही बीजेपी ने अपना भाग्य आजमाया है। खैर, ये तो बात रही विधानसभा क्षेत्र की। आज हम वोटर के घर रिपोर्टर इस कार्यक्रम में आज गंगानगर में है और मैं आपको बता दूं, यहाँ हम आए हैं, एक ये सुधीर चौधरी जी का मकान है और जो हमें पता चला है ये एक कॉरपोरेट क्षेत्र में एक निजी कंपनी में जीएम में है, जबकि इनकी पत्नी एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है और बेटा लॉ ग्रेजुएट। कुल मिलाकर देखते हैं कि इनके क्या व्यू हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों पर बात होनी चाहिए और क्षेत्र के विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर और तमाम समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। आज उनके पूरे परिवार से हम लोग ये बातचीत करेंगे। अब देखिए, आप घर को बड़े कायदे से, सलीके से सजाया गया है। अभी हम बाहर कॉरिडोर में हैं। कितने कायदे से जो हरियाली है बड़े संजीदा तरीके से सजाई गई है। इससे देखने से साफ जाहिर है कि परिवार जो है कम से कम एक पर्यावरण प्रेमी परिवार है और न केवल समस्याओं को लेकर और सुविधाओं को लेकर, बल्कि यहाँ लोगों की क्या दिक्कत है और क्या मुद्दे होने चाहिए, इन पर उनसे बात करेंगे। वोटर के घर रिपोर्टर देखते हैं कि सबसे पहले हमारी बातचीत घर के मुखिया से होती है या घर की जो गृहिणी है उनसे होती है। देखते हैं। ये आप देखिए, ये घर का लिविंग रूम है। बड़े कायदे से आप देख सकते हैं, बिल्कुल कायदे से हर चीज़ व्यवस्थित है। इससे साफ जाहिर है कि घर जो है किसी, ना केवल इसमें कॉरपोरेट झलक लगती है बल्कि सुघड़ गृहिणी जो होती हैं वो जिस तरीके से घर को अच्छी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है वो सारा झलक सकता है। एक तरफ लिविंग रूम में कायदे से सोफा सेट, अच्छे जो पीस होते हैं, डिज़ाइनिंग पीस हैं, जो सजावटी पीस हैं, वो दिखाए। सामने बुद्ध की प्रतिमा ये साफ जाहिर करती है कि शांति तो होनी चाहिए, शांति का प्रतीक होना चाहिए। तमाम चीज़ें इस तरह की हैं और उसके साथ ही छोटी छोटी जो चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, उनके फ़ोटो हैं और उनकी जो स्कल्पचर्स हैं वो लगी हुई हैं। तो ये तो बात रही पूरे परिवार की। मैं मिलता हूँ। नमस्कार, आपका नाम? मैं डॉक्टर सुनीता। डॉक्टर सुनीता, मैं आपको बता दूं, वैसे अच्छा लगेगा कि आप अपना परिचय खुद दें। आप करती क्या है? मैं आरजी डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आरजी डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपके साथ मैं बगल में देख रहा हूँ कामकाजी जो काम करने वाली महिला भी हैं, लेकिन चाय के उस पर आप खुद ही खड़ी हैं। हाँ, खाना मैं खुद बनाती हूँ। हेल्प लेती हूँ मैं खाना। हाँ जी, खाने में क्या चीज़ बढ़िया बनाती हैं आप? खाने में ये तो खाने वाले बताएंगे कि क्या अच्छा बनाती हूँ। कोशिश तो होती है कि सब कुछ अच्छा ही बने। अच्छा बने, खाना अच्छा बने, लेकिन फिर भी एक ये होता है कि कामकाजी महिलाएं अक्सर ये बचती हैं कि कोई बहुत अच्छी जो कठिन डिशेज होती हैं उनसे बचती हैं। लेकिन क्या ये ऐसा कभी होता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे खाना बनाने का शौक है और मैं अक्सर लोगों को बुलाती रहती हूँ खाने पर। और पनीर मेरे हाथ का, ज़्यादातर लोगों को राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए, पनीर और राजमा पसंद है। अभी तो ऐसा टाइम नहीं होगा कि पनीर राजमा हम खा पाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे। एक बार फिर आप जरूर पनीर और राजमा खाएंगे। लेकिन चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है जी, और माहौल भी बन रहा है। आप कॉलेज जाती होंगी और तमाम में क्या थोड़ी सी सोच में चेंज आया माहौल को देखते हुए? हाँ, कुछ तो है। देखिए, गवर्नमेंट को लेके अगर बात करें या ये कहें कि चुनाव, जो अभी जनरल माहौल है, जो अभी माहौल है, उसके बारे में ये तो है कि लोग थोड़े महंगाई से परेशान हैं
और लेकिन जो आपके माहौल का जो चुनाव का है वो तो बन ही रहा है, और ये अभी नहीं कहा जा सकता कि किधर झुकाव है, क्योंकि सरकार का मिला जुला प्रभाव है। कुछ नीतियां सरकार की ऐसी हैं जो उन्होंने लागू की और उसमें जल्दबाजी की। नीतियां तो लागू की, जो जो आप एक शिक्षिका हैं, और माहौल जो जो आप देख सकती हैं कि कॉलेज में जो छात्राएं होती हैं, छात्राएं अमूमन ये माना जाता है, क्योंकि तमाम पार्टियां महिलाओं को केंद्रित कर रही हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा ने खुद कहा है कि वो 40% टिकट जो है महिलाओं को देंगे। क्या महिलाओं में या छात्राओं में राजनीति को लेकर, देश की समस्याओं को लेकर या उसको लेकर ऐसी जागरूकता प्रतीत मानती है या नहीं है कि और होनी चाहिए? अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूरी है, अभी बहुत कम महिलाएं जागरूक हैं। कारण उसका ये है कि महिलाओं को उतने अवसर राजनीति में नहीं मिलते हैं, और हमारे यहाँ जो छात्राएं हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। अभी तो मैं यही कहूँगी कि अभी तो महिलाओं की भागीदारी को, क्योंकि जो महिलाएं भागीदारी करती हैं उनके पीछे भी पुरुषों का सपोर्ट ज़्यादा होता है, वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाती हैं। अधिकांश महिलाओं के साथ ऐसी स्थितियाँ हैं। और जहाँ तक मैं सरकार की नीतियों के विषय में बात कर रही थी, आपने मुझे रोका, तो मैं क्योंकि एक टीचर हूँ इसलिए मैं कहूँगी कि नई शिक्षा नीति लागू की सरकार ने। शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इसको लागू करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की। हमारे पास उस तरीके की अभी सारी चीज़ें नहीं हैं कि हम उसको, एक तो कोरोना की वजह से जो हमारा सत्र है वो ठीक नहीं चल रहा है, और अगर उसे हम अभी तक हमारे बच्चों के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम लागू कर दिया है बीए में, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ, 3000 बच्चा बीए में है, बीए बीएससी में 3000 से भी ज़्यादा। तो शिक्षा नीति लागू करके सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, लेकिन उनके अभी सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये सत्र बहुत पीछे चला जाएगा। तो ये देखते हुए हम इसको लागू करने के लिए 1 साल का समय ले सकते थे कि कोरोना की स्थितियाँ थोड़ी बदल जाएं, तब हम इसे लागू करें। तो और इसी बीच चुनाव भी आ गया, तो जब चुनाव भी आ गया है तो ये और भी ज़्यादा लेट मुझे लग रहा है हो जाएगा सत्र हमारा। छात्रों का नुकसान है। लेकिन अच्छा, चलिए थोड़ा सा विषय बदलते हैं। शिक्षा तो नीति तो ठीक है, एक और है, चुनाव में है। क्या सरकार जो पिछली 5 साल से सरकार ने शिक्षाओं, खासतौर से छात्रों के लिए किया है या शिक्षा के लिए किया है, उससे आप कितनी सहमत है? ठीक ठाक हुआ है या उसमें और कुछ गुंजाइश हो सकती है? नहीं, कुछ खास ऐसे बदलाव नहीं हुए हैं एक इस नई शिक्षा नीति को छोड़कर। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। नई शिक्षा नीति को लेकर ही ये उत्साह था सब में कि शायद कुछ बदलाव आए, और बदलाव आएगा भी इससे, लेकिन वो थोड़ा समय बाद दिखाई देगा। बस इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी जल्दी कर दी है। लेकिन छात्राओं के लिए ये है कि ये आर्ट्स कॉमर्स सारे क्षेत्र खुल गए हैं, तो उनके लिए ये रोजगार के अवसर भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा जिस डिसिप्लिन को पढ़ेंगे उसी में उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ठीक है उनके लिए। अच्छा, एक और, तमाम महिलाओं की तमाम समस्याएं कही जाती हैं कि जो अक्सर विरोध होता रहता है, तमाम में है। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, जो विपक्ष है उसने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, जबकि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर ही एक मुद्दा, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि कानून व्यवस्था सुधरी है, बहुत सुधरी है। आपका इसका मामले में क्या कहना? नहीं, कानून व्यवस्था सुधरी है। कानून व्यवस्था में इस सरकार के आने के बाद सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। पहले की तरह क्राइम नहीं होते हैं, और हमारे मेरठ सिटी में भी उसका जो चेंज है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और सवाल मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं, क्या जो ये इलेक्शन आ रहा है इसमें आप वोट डालने जाएंगी तो आपके जहन में क्या चीज़ होगी? मुद्दे होंगे, पार्टी होगी, जाति होगी, क्या होगा, और किस तरह के आप अपने वोट, मतलब प्रत्याशी को सेलेक्ट करेंगे? हम मुद्दों पर वोट देंगे। जाति पर वोट देने की बात या जाति पर राजनीति करने की बात तो कहीं से कहीं तक समझ नहीं आती, क्योंकि जब हम इतने सालों से सब जातियों के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो जातिवाद पे तो ना वोट मांगनी चाहिए और ना ही वोट देनी चाहिए। तो हम लोग मुद्दों पर वोट देंगे कि जो महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है,
समाज में समता आनी चाहिए। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। या जैसे कोरोना के समय में बहुत सारी समस्याएं, आपके लोन से संबंधित लोगों को बहुत सारी समस्याएं आई, तो उस तरीके की समस्याओं को जो भी सरकार आगे बढ़कर लेगी उसी सरकार को वोट मिलेगा। ठीक, अभी देखते बात करेंगे डॉक्टर सुनीता से अभी, लेकिन इसी बीच देखिए किचन में एक तरफ डॉक्टर साहब चाय बना रही हैं तो दूसरी तरफ उनकी मेट, क्या नाम है आपका? मंजू। लहसुन क्या सब्जी बनाने की तैयारी है? जी फिलहाल तो कुछ वो बनाएंगी, गोभी आलू। जी। लेकिन लहसुन बहुत सारा छील रखा है, ये इतना ही से लहसुन डालेंगी? थोड़ा पालक पनीर बनेगा। पालक पनीर बनेगा, बात गोभी आलू की बनाएगी पालक पनीर, दो चीज। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा मंजू, ये बताओ कि आप यहाँ काम करती हो, हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में इस टाइम हम 5 हैं। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। जो परिवार का खर्चा ठीक ठाक चल रहा? क्यों, क्या कारण? महंगाई की वजह से। महंगाई कब से, कितने दिनों से आप महंगाई को महसूस कर रहे हैं? 3 साल तो हो गए। तो किन किन चीजों में महंगाई? जी तेल है, सरसों का तेल, वो 200 रुपये किलो। अब गरीब आदमी कैसे करेगा? अभी राशन मिल रहा है, इससे तो गुजारा नहीं होने का। अच्छा, सरकार आपको राशन भी दे रही है, तमाम सुविधाएं दे रही है, कई योजनाएं दे रही हैं, और आपको उनका लाभ मिलता है? जी मुझे सिर्फ राशन मिलता है बस, और मुझे इसका कुछ नहीं मिला मुझे। जो जिस तरह की पेंशन या तमाम चीजें? जी नहीं। आपने प्रयास किया कि मिलता ही नहीं है, कि लोग मतलब आपको मदद नहीं करते या कोई भ्रष्टाचार है? जी ऐसा है, 6 महीने हो गए मेरे पति एक्सपायर हुए हुए, 7वां महीना लग गया। तो मैंने किसी को दिए थे, उसने मेरे से पैसे भी मांगे कि पैसे दो हमें ये बनवाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो उसने पैसे भी ले लिए और मेरे कागज वापसी पहुँचा दिए। मेरा वो नहीं बन पा रहा, इसलिए मेरी पेंशन भी नहीं बनी। अच्छा, पेंशन नहीं बनी। तो कभी आप बड़े अधिकारियों के पास गई इन समस्याओं? जी मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं काम पे रहती हूँ। तो आप क्या, अच्छा अब आप वोट देने जाएंगी तो क्या सोच के वोट देने जाएंगे? किसको वोट? ये तो नहीं सोचा जी किसको देनी है, पर ये है कि उसको मुद्दे को वोट देनी है, कि जातिवाद का कोई वो नहीं है। हाँ, अंजू भी, जैसे मंजू भी कह रही हैं कि जातिवाद पे वोट नहीं देनी और मुद्दों पे ही वोट देनी है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लोगों की सोच में थोड़ा सा फर्क आया है, और ऐसा लगता है कि जो वोट देने का जो सिस्टम हुआ है, अब लोग ना केवल सिर्फ जातिवाद, क्षेत्रवाद या तमाम चीजों को, वो ये चीज भी सोचते हैं कि शायद वोट जो है मुद्दों पर और विकास पर, उन चीजों पे दिया जाए। लेकिन इसी बीच लेकिन हम एक चीज सोच रहे हैं कि सुनीता जी ने चाय बना दी है, चाय में देखिए आप उफान आ रहा है, और वो लगातार हमें ये कह रहे हैं कि चाय पी जाए। तो फिलहाल पहले हम चाय लेंगे, इसी दौरान हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर परिवार के अन्य लोगों से बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम वोटर के घर रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नीचे देखिए, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। नीचे हमारे लिए चाय का इंतजाम किचन में हो रहा है। इसी बीच हमने सोचा क्यों ना उनके बेटे से भी बात कर ली जाए, और वो ऊपर के इस फ्लोर पे अपने साथ हैं। वो इधर देखते हैं कि ये उनका बेडरूम है, और बेड पे जो गिटार है, इससे साफ जाहिर है कि संगीत प्रेमी है बेटा, और संगीत को शायद ज़्यादा पसंद करता है। एक तरफ जिम के
ये चीजें रखी हुई हैं। तो जो आज के युवाओं में एक जोश होता है कि बॉडी बिल्डिंग का या फिजिकल फिटनेस का, वो भी साफ नजर आ रहा है। तो हम बात करेंगे सुधीर जी के बेटे से। हाँ, वो अपने रूम में हैं, बिजी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बड़े सलीके से सजा हुआ पूरा रूम, और इससे साफ जाहिर है कि पढ़ने लिखने का शौक है। ये बात पूछने से भी नहीं लगती कि सेल्फ में जो शेल्फ है उसमें किताबें बड़े कायदे से लगी हुई हैं। और ये क्या नाम है आपका? वेदांत। वेदांत। घर का नाम? शानू। शानू। क्योंकि वेदांत जी, मैं देख रहा हूँ अभी भी आप पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया? सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है ग्रेजुएशन में, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने लॉ किया। अभी मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, इसी साल में पास आउट। अच्छा, पास आउट हो गए। लॉ में तो पास आउट हो गए, है ना? कितने अच्छे नंबर है? अच्छा, फर्स्ट डिवीजन पास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे के लिए हम अभी फिलहाल शुभकामनाएं देते हैं आपको। मुझे लगता, अच्छा, इससे पहले इस बार चुनाव आ गए, घोषित हो गया, विधानसभा चुनाव है। आपने इससे पहले मुझे लगता है शायद वोट ना दिया हो, पहली बार? नहीं, हाँ, आई एम अ फर्स्ट टाइम वोटर। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं? कोई एक अंदर से उत्सुकता तो होगी कि वोट कर रहा हूँ, क्या क्या सोच रहे हैं, किस तरह वोट कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे क्या एक साइकोलॉजी होगी? तो सर साइकोलॉजी तो यही है कि ऐसी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आनी चाहिए जो कॉमन इश्यूज, जो वाइटल इश्यूज हैं पब्लिक के, उन पर काम करे। जो वाइटल इश्यूज हैं पब्लिक के, उन पर काम करे। लाइक हमारे लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। और आप अभी देख रहे होंगे कि अभी एक पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसका पेपर लीक हो गया। बहुत सालों से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। जैसे आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशल सर्विसेज, और लास्ट 2017 में हमारी वैकेंसीज आई थी, उसके बाद सब तक वैकेंसीज ही नहीं आई हैं। जबकि ये था कि इस साल आ जाएंगी, बट अभी तक वो अनाउंस नहीं हुई हैं। और बच्चे सालों साल तैयारी करते रहते हैं, बट वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो ये भी एक बहुत वाइटल इशू है, जिस चीज़ का गवर्नमेंट को एक नोट लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, लोकल इशू जो, जैसे आप मेरठ में भी रह रहे हैं, पिछले 2 साल से तो लगभग मेरे ख्याल से मेरठ में ही रह रहे होंगे कोरोना की वजह से, क्योंकि भले ही आप दिल्ली में कोई स्टूडेंट रहे हों। तो लोकल जो मुद्दे हैं, आप शहर में घूमते हैं, क्या है एक यूथ में क्या सोच होती है कि जो इस बार हम वोट करेंगे या पहली बार वोट करेंगे तो ये मुद्दे ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल लेवल पे, उनमें क्या मुद्दे आप मानते हैं? सर पहला तो हो गया रोड्स। हालांकि रोड्स तो मैं सच बोलूँ तो अब पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ सिटी के अंदर। जाम वगैरह बहुत पहले लगता था, उतना नहीं लगता है। और जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी अब काफ़ी मेंटेन रहता है। वरना इससे पहले हम आए दिन सुनते रहते थे आज यहाँ पर झगड़ा हो गया, जहाँ बस जला दी। मेरठ का आपको पता ही है कैसा माहौल है, तो अब वो चीज़ भी नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है इस गवर्नमेंट के अंदर। तो जब वोट देने जाएंगे तो इन चीज़ों को सोचेंगे आप? हाँ बिल्कुल सर, ये तो सबसे कॉमन इश्यूज़ हैं। अगर यही सॉल्व नहीं होंगे तो बाकी जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उन पर तो बात करी नहीं जा सकती। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें, इनको सॉल्व करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वेस्टर्न यूपी में जो वोटिंग ट्रेंड होता है, जो आप देखते हैं, जो चाहे टिकट का वितरण हो या तमाम हो, जातिवाद को लेके, क्षेत्रवाद को लेके, धर्म को लेके, और पिछले 2013 से जो यहाँ एक ट्रेंड चला आ रहा है कि उसको लेकर, उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? क्या मानते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए वोट देने? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये तो इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ब्लॉट है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि हम लोग इतने आगे बढ़ गए 21st सेंचुरी में, फिर भी हम लोग कास्टिज़म को बेस बनाकर अपना जो वोटिंग है उसको, वोटिंग को तब करते हैं कास्टिज़म को बेस बनाकर। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वोट होना चाहिए, जो आपका जो आधार होना चाहिए वोट का, वो होना चाहिए विकास, कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी चीज़ें जो आम आदमी है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए। और जब आम पब्लिक इस पर फोकस नहीं करती है तो गवर्नमेंट भी सिर्फ अपना पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए सिर्फ वोट बैंक गैदर करने में कोशिश करती है, और जो बेसिक इश्यूज़ है, वाइटल इश्यूज़ है, उनसे वो लोग साइड हट जाते हैं। अच्छा, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो मेरठ में भी होगा दिल्ली के अलावा, उनसे पिछले दिनों, क्योंकि ज़्यादातर मेरे ख्याल से आपके फ्रेंड वही होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, है ना? उनसे जब आपकी बातचीत होती होगी तो वो
क्या इसी तरह के जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं यही बात करते हैं, क्या जाति धर्म या लोकल लेवल पे और चीज़ों पे बात करते हैं? नहीं सर, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है मेरा, वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल, और हम लोग कास्टिज्म में बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा हमेशा से ये मानना है कि जो आपके लिए काम करे उसको वोट करना चाहिए। और देखिए वोट क्या है, आपको चीफ मिनिस्टर का चुनाव हमें नहीं करना है, ना ही हमें प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करना है। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लीडर, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अच्छे काम करे, उसको इलेक्ट करके आपको वहाँ भेजना है। आगे सीएम कौन बनता है या पीएम कौन बनता है, वो जिम्मेदारी हम ऑलरेडी उनके ऊपर बेस्टो कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। लोग क्या करते हैं कि जी हमें मोदी जी को पीएम बनाना है, या फॉर एग्जांपल हमें मनमोहन सिंह जी को पीएम बनाना है, और ये सोचकर आप ऐसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अगर उस पार्टी का कोई इनएफिशिएंट कैंडिडेट भी है तो आप उसको वोट कर देते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। आपका काम है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जिसने काम करा आप उसको वोट करें। तो आप योगी को सेंट्रलाइज करके वोट देना पसंद करेंगे या अपने लोकल कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल लोकल कैंडिडेट को, और सबको ही ये करना चाहिए। सीएम का चुनाव हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोकल कैंडिडेट का चुनाव, और वो कैंडिडेट आगे जाकर डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन है। तो सभी को इस तरीके से वोट करना। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि पिछले साल में जो सरकार ने काम किया है यूपी में, उससे आप संतुष्ट हैं? आप चाहते हैं कि मतलब सरकार जो काम कर रही है सही कर? हाँ, ओवरऑल मैं संतुष्ट हूँ। बस अगर थोड़ा सा ये एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं ये सॉल्व हो जाए, बिकॉज आप देख लोगे इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है एम्प्लॉयमेंट का। मैं भी अब मेरे को 1 साल हो जाएगा अभी जून में, बट अभी तक यूपी का कोई भी ना एपीओ की वैकेंसी आई थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ना वो आई है, ना जुडिशरी की वैकेंसी आई है। तो वैकेंसीज आनी बहुत ज़रूरी है, और इस पर गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो देन दे आर गुड टू गो। देखिए, वेदांत ने बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में एक बात कही कि सरकार काम अच्छा कर रही है, और लेकिन थोड़ा सा अगर वो ध्यान दे तो शायद ये सरकार फिर रिपीट करे। चलिए, वेदांत से बात हो गई है, अब क्योंकि परिवार के जो मुखिया हैं उनसे भी बात करनी है। वो थोड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो ज्यादा रखते हैं, अब उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है और चुनाव का रुख किस तरफ बैठ सकता है। बेटे से बातचीत के बाद अब घर के मुखिया सुधीर जी से बात करते हैं, और उनके साथ उनके एक मित्र भी इसी बीच यहाँ गए हैं। टेबल पर जैसे मैंने कहा कि अच्छे नाश्ता है, और साथ में कई अच्छी सजावट की चीज़ें रखी हुई हैं, साफ सुथरा रहेगा। और सुधीर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप कॉरपोरेट क्षेत्र से हैं? जी, मैं लक्ष्य मीडिया एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है हमारी, उसमें जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। सुधीर जी, कॉरपोरेट क्षेत्र की बात अलग रही, लेकिन चुनाव का बिगुल बज गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक तरीके से सभी पार्टियों ने ऑलमोस्ट अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्या माहौल है मेरठ का और आसपास का? मेरठ का माहौल अब की बार जो है, जो 2017 का जो चुनाव था उससे बिल्कुल अलग तरीके का माहौल है। 2017 में लोगों ने आशा और विश्वास पे वोट किया था, और वो आशा विश्वास पे सरकार कितनी खरी उतरी कितनी नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से एक बात की जा सकती है कि अब की बार चुनाव इस बार उतना आसान नहीं लग रहा है। चुनाव आसान नहीं लग रहा है। पिछली बार एक लहर थी, मान के चलें बीजेपी को फायदा भी मिले था, मोदी की लहर मान लीजिए, या तमाम कुछ चीज़ों की, कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल ऐसा था कि उससे पार्टी को लाभ मिला। लेकिन इस बार बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वो विकास के नाम पर वोट मांग रही है, और जो विपक्ष है वो बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को उठा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि इस क्षेत्र के कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे? मुझे लगता है कि विकास को तो हम एक साइड में रखते हैं। विकास केवल कागजों पे विकास है, धरातल पे विकास तो उतना नजर नहीं आता। निश्चित रूप से किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा हावी है। किसान का आंदोलन, किसान का गन्ने का रेट, उसका भुगतान, उसका यूरिया में अब की बार जो कालाबाजारी हुई उसके लिए जो उसको डंडे भी खाने पड़े कई जगहों पे, और एक बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के रेट, ये सब चीज़ें अपने आप में इतने ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है कि सरकार के जो तंत्र है वो तंत्र जरूरत से ज़्यादा हावी हो गया था, और खुला पशु
जो किसान की एक सबसे बड़ी आज की मुसीबत है कि उसकी फसल का जो नुकसान है वो पशु से इतना ज़्यादा है कि उसको कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। और सरकार की तरफ से इन पशुओं का कोई भी नहीं, सड़कों पे ये एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार निराशा है। लेकिन आज यहाँ जिनसे आप आशा की बात कर रहे हैं उन पर भी तमाम इसी क्षेत्र ने उनको बुरी हद तक नकार दिया था, तो क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि राजनीति में एक दल आता है, एक जाता है, डिपेंड करता है कि लोगों की आशाएं के अनुरूप सरकार ने काम किया है नहीं किया। बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो शहरी क्षेत्र में भी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी है। बेरोजगारी वो शहरी क्षेत्र में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी का जो ज़्यादा असर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, और उसको लेके लोगों के अंदर एक, जिसको कहते हैं कि एक नीचे जो है करंट जो है, वो अंडर करंट जो है वो अभी है। आपका मानना है कि सत्ताधारी पार्टी इस बार चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी उम्मीद लेकर चल रही है उसको नहीं मिल रही, लेकिन उनका दावा है कि तमाम चीज़ें यहाँ दी, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी दी, सबसे पहली रैपिड ट्रेन जो है वो मेरठ को दी गई पूरे देश की, उसके बाद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी गई, उसके बाद तमाम बच्चों को लैपटॉप दिए गए, स्मार्टफोन दिए गए। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला? मुझे ऐसा लगता है कि लैपटॉप, और ये तो अखिलेश गवर्नमेंट में भी लैपटॉप दिए गए थे, और इस गवर्नमेंट में आखिर में आके ये जो चीज़ शुरू हुई लैपटॉप और स्मार्टफोन, उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होगा। मेन चीज़ ये है कि स्मार्टफोन चलाने के लिए बच्चे के पास में एक तो कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा अभाव है। हमने लैपटॉप तो दे दिए, अब गांव-गांव में कनेक्टिविटी नहीं है। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अभी इस चीज़ से उतने नॉलेज वाइज उतने इम्प्रूव नहीं है। और रही कनेक्टिविटी की बात, जहाँ तक आपने, तो कनेक्टिविटी तो ये है कि हमारे बड़े बाबा दादा ये कहा करते थे कि अंग्रेजी शासन काल में आपको पैसा दे के सड़कों पे चलना होता था, और वही चीज़ आज हम देख रहे हैं। आप किसी भी तरफ, मेरठ से आप दिल्ली चले जाइएगा, अभी मेरठ एक्सप्रेस वे जो बनाया प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, तो 140 रुपये एक तरफ का उसका टोल है, जो आम आदमी की पहुंच से दूर की चीज़ है। तो आम आदमी के लिए सरकार में काम मुझे लगता है बहुत कम हुए हैं। और उस, आप बुलंदशहर चले जाइएगा, बागपत चले जाइएगा, मुरादाबाद चले जाइएगा, आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको पैसा दे के ही चलना है। रोड पे आपको जब गाड़ी लेते हैं तो उससे टैक्स लिया जाता है। जब वो रोड टैक्स आपने ले लिया, उसके बाद में इस तरीके के टोल का वो बनता नहीं है। जनता की जेब पे बहुत भारी है, जनता की जेब पर भारी है टोल टैक्स। लेकिन सड़कों का जो जाल बिछा है, गडकरी जी तमाम बातें कहते हैं कि और बिछेगा, दिल्ली से देहरादून की दूरी भी कम होगी, रास्ते में विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होगा। इससे आप सहमत नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से सड़कों के विकास से रोजगार बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप जितने भी हाईवेज देखें तो सरकार की एक नीति, हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने हाइट पे सारे हाईवे बनाए हैं, कनेक्टिविटी उनकी है नहीं। तो रोजगार के साधन हाईवेज के साथ में तो होंगे नहीं होंगे, ये भविष्य का बहुत बड़ा चैलेंज है। और रही बात कनेक्टिविटी की, आप दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस वे देख लीजिएगा, आप खेकड़ा से आगे ही वो है, दिल्ली से और खेकड़ा की कनेक्टिविटी आज भी उतनी ही खराब है। तो हाईवे आधे अधूरे हैं, और आधे अधूरे विकास का कोई मतलब नहीं। तो क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस चुनाव में? क्या आप मानते हैं विकास और जो है कि जो विकास का मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास के जो अंगेज जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे, क्या ये हावी रहेगा? नहीं, मुझे तो लगता है बेरोजगारी, किसान, बिजली के बिल, ये आवारा पशु, तेल, पेट्रोल और डीजल, और एक महंगाई, ये मुद्दे अब की बार होंगे। आदमी जाति, धर्म, पंथ, इनसे ऊपर उठ के वोट करेगा, और वो अपने हितों को देखते हुए, सरकार में हमारे हित सुरक्षित है नहीं है, उसको देख के वोट करेगा। धर्म जाति से हटकर वोट करेगा, और ये चाहेगा कि विकास का मुद्दा पीछे रहेगा। सुधीर जी का ये मानना है। अब मेरे साथ तोमर साहब हैं, पूरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर। सत्येंद्र सिंह तोमर जी, आप जैसे कि तोमर
बागपत क्षेत्र में, मुझे लगता है आप बागपत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो छोटे चौधरी इस बार नहीं हैं, जयंत पूरे उसको लेकर चल रहे हैं, लाव लश्कर को, और उनके साथ जो है अखिलेश हैं। चुनाव में इस गठबंधन, पिछली बार भी इसी गठबंधन से अभी लड़े थे, जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें खास फायदा नहीं हुआ था, इस बार लगता है कुछ फायदा होगा। अब की बार फायदा निश्चित रूप से होगा। इसकी कई एक वजह हैं। एक तो पिछली बार वहाँ का जितना भी शिक्षित बेरोजगार था, उनको इस सरकार से बहुत उम्मीद थी और वो उसी फ्लो में था कि ये हमें सरकार आएगी और हम लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इन मुद्दों को जैन जी ने बड़ा अपने एजेंडे में भी उठाया है और बहुत अच्छे तरीके से रखा है। तो वो जो यूथ उधर दिग्भ्रमित हो गया था, वो पुनः जैन जी के पास आ गया। रही बात किसानों की, किसानों के किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से किसान बड़ा हतोत्साहित हुआ। किसान ने कहा कि मेरा भुगतान मुझे समय पे मिल जाए। उनके बच्चों की ब्याह शादी के पैसे भी उनको नहीं मिल पाए समय पर। 4-4 साल का पैसा 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद उनको जैसे मिल रहा है, और उसमें पिछले वर्तमान सरकार जो ये सीज़न था गन्ने का, इसमें तो कोई पैसा नहीं मिल पाया। वहाँ पर जो 3 शुगर मिल हैं, मलकपुर, मोदीनगर, इधर किनौनी, इनमें भुगतान नहीं मिला वर्तमान का। तो किसान को कहाँ लाभ हुआ है? किसान कह रहा था कि भाई कि गन्ने का हम अगर समय पर भुगतान दे दें, जबकि योगी जी बड़ौत आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन बाद किसान को गन्ने का भुगतान कर देंगे, नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए, ये आरोप जो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पीछे 2019 में, उसमें भी इसी तरह के आरोप और इसी तरह के मुद्दों को लेकर ये पार्टियां गई थी, लेकिन उन सब के बावजूद जो है एक बार फिर वहाँ चाहे राष्ट्रीय लोकदल या विपक्ष को ले लें तो सीट गंवाई थी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बरसाती मेंढक की तरह मुद्दे उठते हैं और फिर जाके गौड़ हो जाते हैं और फिर जातिवाद और धर्म और इस पर वोटिंग होती है? देखो, जातिवाद या धर्मवाद पर तो ज़्यादा जोर बीजेपी सरकार ही देती है, ये लोग उतना नहीं देते। और रही इस बात पर अगर चुनाव होगा तो भी वे जाति, इस पश्चिम में जाटों की 18%, दूसरा यादव है 22%, मुसलमान है 34%। यादव 22% पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में नहीं, पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ। यहाँ पश्चिम में अगर करें तो पश्चिम में तो कम है, लेकिन यहाँ मुसलमान तो 34 से 35% है। उस आधार पर भी जो है विपक्ष हावी है। और रही बात विपक्ष, पिछली बार की जो भी सरकार रही, चाहे सपा की रही चाहे बसपा की रही, उन सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर किसानों की गन्ने की फसल है पश्चिम में। उनके रेट हर वर्ष 25-30 रुपया बढ़ते थे। इस सरकार ने बिल्कुल नहीं बढ़ाए, लास्ट में आके बढ़ाए। अब 30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ाने से, जो भी लास्ट के बिल्कुल आखिर में आकर के इन्होंने बढ़ाए हैं, अगर हर वर्ष भी ये बढ़ाते तो भी किसान को उसका लाभ तो मिलता जैसे भुगतान होता था। तो वो इन्होंने केवल अपने लाभ लेने के लिए किया है। ये किसान इस बात को, इनकी सरकार की मंशा को समझ गया, इसलिए इनसे नाराज है। सर, नाराज है, लेकिन अभी हमने परिवार के अन्य सदस्यों से भी बात की और उनका भी कहना, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है। कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? कानून व्यवस्था का उन्होंने प्रयास किया है कंट्रोल करने का, लेकिन इनकी सरकार में ही ऐसे उठा लीजिए कितने विधायक ऐसे हैं जिन पे 30-30, 40-40 केस हैं। तो क्या वे जो इनके साथ चला गया वो तो उस दायरे से बाहर हो गया, और जो विपक्ष में बैठा है उसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं। तो ये अपने गिरेबान में भी झाँक के देखे कि आपने अपने सत्ता में रहते हुए भी अपने उन विधायकों को टिकट क्यों दिया। साफ सुथरी छवि वाले लोगों को देते टिकट, और जब ऐसे ही लोग सत्ता में रहते हैं, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे पीलीभीत में कितनी बड़ी घटना हुई, वो धमका रहे हैं सीधे सीधे किसानों को। आज भी वो बाहर घूम रहे हैं, सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। तो इस तरीके से तो जब जनता देख रही है सारी चीज़ें, तो सरकार से जो है निराश है। एक कॉन्क्लूड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपसे कि चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा भी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सरकार किसानों की बात नहीं करेगी, वो सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। जिस तरीके से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक हालात हैं और जहाँ की समस्याएं हैं, किसान आंदोलन का अगर सबसे बड़ा असर यहाँ माना जाए इस प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही रहा है।
लेकिन आज के जो जिस तरीके से हमने पूरे परिवार से बात की, उसमें एक मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। घर का जो यूथ है, घर की जो महिलाएं हैं, वो कुछ हद तक सरकार के जो प्रयास रहे हैं, कामकाज रहे हैं, उनसे संतुष्ट नजर आती हैं। लेकिन जो घर के मुखिया हैं या उनका फ्रेंड सर्किल है, या वो ये बात मानकर चलते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी और किसानों और उसके मुद्दे पर जो काम होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। ये तो इस घर की बात है। अब देखना है कि वोट जिस दिन मतदान होगा तो इस घर के जो लोग हैं वो वोटिंग करेंगे तो ईवीएम पर किस तरफ उनका अंगूठा दबेगा। हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे ब्रजेश चौधरी को